हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री भी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट दे रखा है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो आपको ये बात तो पता है कि जो आप-वायु का सिद्धांत है, आप-वायु के सिद्धांत के अनुसार ही परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है निर्धारित किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, तो आप-वायु सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। अब जो परमाणु का नाभिक है तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला जो आप क्वेश्चन दे रखा है कि भाई हीलियम है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। अभी तो देखो परमाणु के नाभिक की बात कर रहा था, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब हीलियम के नाभिक की बात आती है तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन इनकी संख्या भी आपको याद करनी है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो हीलियम के नाभिक में होते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं। तो देखो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से समस्थानिक है? देखो यहाँ पे है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है तो वो क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, परमाणु का तरबूज मॉडल दिया था। तो परमाणु का जो तरबूज मॉडल दिया है वो दिया है जे थॉमसन ने। किसने दिया है? जे थॉमसन। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेसान की खोज की थी। तो जो मेसान है, मेसान की खोज किसने की है? जापान के वैज्ञानिक हैं यूकावा। तो जापान के जो वैज्ञानिक हैं यूकावा, इन्होंने मेसान की खोज की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आपको अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये PDF फ्री प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेडियो सक्रियता की खोज की थी। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की है? हेनरी बैकुरेल ने की है। किसने की है? हेनरी बैकुरेल। आपको याद रखना है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैकुरेल ने। अब है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो जो सक्रियता की इकाई है वो है क्यूरी। क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। 1 क्यूरी बराबर क्या होता है? तो 1 क्यूरी जो है वो 3.7 × 10⁻10 के बराबर होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 क्यूरी बराबर पूछ सकता है वो, तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 आपको ध्यान रखना है। 3.7 × 10⁻10। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पर आधारित है, ये आपसे पूछेगा।
तो परमाणु जो बम होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित अपक्रिया पर होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर होता है। कौन? परमाणु बम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का कारण बताओ। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का कारण, तो क्या कारण है? वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। देखो जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना, परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हैगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है भारी जल, यानी D2O। क्या है? भारी जल है, D2O है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में, ये ध्यान रखना है, मंदक और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भारी जल, यानी D2O। अब देखिए यहाँ पे एक स्लाइड और आपके लिए तैयार की गई है। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो इधर दे रखा है समस्थानिक और इधर दे रखा है उपयोग। तो जैसे समस्थानिक दे रखा होगा कार्बन 14, अब आपसे पूछेगा कार्बन 14 का यूज कैसे करोगे, यानी इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो कार्बन 14 है, इसका उपयोग होता है जीवाश्म तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। क्या करने में? कार्बन 14 का होता है जीवाश्म तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्बन 14 क्या है? जीवाश्म तथा चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अब है देखो कोबाल्ट 60। अब आप कोबाल्ट 60 पर स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। कोबाल्ट जो 60 है ये कैंसर के उपयोग में यूज होता है। किसमें? कैंसर के उपयोग में यूज होता है। अगला जो है वो है सोडियम 24। तो सोडियम 24 है, ये रुधिर परिसंचरण का विकार पता लगाने में किया जाता है। किसका? सोडियम 24 का। अब देखो है आयरन, अगला दे रखा है आपका आयरन 59। तो आयरन 59 है एनीमिया रोग ज्ञात करने में। इसमें आयरन 59 किसमें है? एनीमिया रोग ज्ञात करने में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आयरन 59 है एनीमिया रोग ज्ञात करने में। आयोडीन 131 है, तो आयोडीन 131 है थायराइड ग्रंथि का विकार पता लगाने में, थायराइड कैंसर का उपचार करने में। आयोडीन 131। नेक्स्ट है फास्फोरस 32। ठीक है, तो फास्फोरस जो 32 है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फास्फोरस 32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, कैंसर, ल्यूकीमिया आदि के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32, तो फास्फोरस 32 जो है वो रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, कैंसर, ल्यूकीमिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला है यूरेनियम 238। तो भाई यूरेनियम जो 238 है ये पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किया जाता है। क्या? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किया जाता है यूरेनियम 238 का यूज। चलते हैं आगे की ओर। अगली जो आपके लिए स्लाइड तैयार की गई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो इस स्लाइड को आप मिस नहीं करना। ठीक है, देखो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। तो जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के गुण क्या हैं, तो मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। देखो ये वाला कॉलम जो है ये गुण का है, ये गुण है, और ये दे रखा है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। ठीक, अब आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं ये देखो खड़े में इस प्रकार से ये वाली जो लाइनें हैं ये आपकी वर्ग कहलाती हैं। ठीक, ऊपर नीचे वाली। और आवर्त जो होता है वो इस प्रकार से चलता है दाएं से बाएं। तो
तो ये जो है बाएं से दाएं चलता है, ये जो है ये आवर्त है। तो आपने समझ लिया वर्ग जो होते हैं ये खड़े वाली लाइनें होती हैं, ये वर्ग की होती हैं, और इस प्रकार से ये लेटी वाली जो लाइनें हैं ये आपकी क्या हैं, आवर्त की हैं। तो वर्ग और आवर्त आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला जो कॉलम आपका रह गया ये है वर्ग, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अभी पूरी बात समझाऊंगा। अगला है वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, ये आवर्त है, आवर्त में। तो ये वाला जो कॉलम है वो आवर्त का है। अब यहाँ पे समझिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में। आपसे पूछेगा आप ये बताओ आवर्त सारणी में परमाणु का जो आकार है, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा परमाणु का जो आकार है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, यानी घटता है या बढ़ता है। तो आपका आंसर होना चाहिए परमाणु का जो आकार है ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। और जो आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धनात्मकता। तो विद्युत धनात्मकता क्या है, ये भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे ये नीचे की साइड चलती चली जाएगी तो ये विद्युत धनात्मकता और परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, इधर से बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ये घटेगा, ठीक। तो इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब अगला पॉइंट है जो वो है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या है, घटती है। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पे अब ये घट रही है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता है, इस पे स्टार लगाओ आप। ये विद्युत ऋणात्मकता बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये घटती है, ठीक। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी पेपर में बहुत बार पूछी गई है। ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो ये भी स्लाइड आपने पढ़ ली। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत से ये स्लाइडें तैयार की गई हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम उपलब्ध करा सकें। देखो परीक्षा की दृष्टि से अब हम कुछ फैक्ट को लेके आए हैं, उन फैक्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी पेपर में ये फैक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। देखो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के जो गुण है वो आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं, परमाणु भार के। किसके होते हैं, परमाणु भार के होते हैं। अगला है तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। तो तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, वो है एक्टिनाइड समूह। कौन सा समूह, एक्टिनाइड समूह है, ठीक है। अगला है किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो एक ब्लॉक है, देखो आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उनमें से एक ब्लॉक है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं। सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। अब जो अगला पॉइंट है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगला पॉइंट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, वो हैं डोबेराइनर। डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं, परमाणु क्रमांक के। आवर्त नियम के अनुसार, यहाँ पे देखो इसमें और पहले वाला जो पॉइंट था उसमें आप कंफ्यूज मत होना।
ये दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लो। देखो, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं किसके? परमाणु क्रमांक के। और यही पॉइंट इस पॉइंट से भी मिलता जुलता है, यहाँ पे समझ लो आप। देखो, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? परमाणु भार के। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, देखो, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो होता है वो परमाणु क्रमांक के। आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किए थे तो वो किए थे मोजले ने। किसने किए थे? मोजले ने किए थे। आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किए थे किसने? मोजले ने किए थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जो बात आपको अब बताई जाएगी ये इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लो। ठीक, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को विभाजित किया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको विभाजित किया था। तो देखो, 7 क्षैतिज पंक्तियों में, यानी आवर्त जो आपका इस प्रकार से ये बाएं से दाएं चल रहा है आवर्त सारणी में, ये क्या है? ये क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन्हीं को हम आवर्त कहते हैं। तो आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7 आवर्त होते हैं तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ वर्ग में। और वर्ग की संख्या पूछे तो 18 बताओगे आप। कितनी बताओगे? 18। तो आपसे अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन आप समझो। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन। नेक्स्ट है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। तो एक्टिनाइड जो श्रेणी के तत्व हैं ये रेडियो सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। अगला है, डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ये पॉइंट कई बार पेपर में पूछा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। कौन से हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट है, लैंथेनाइट श्रेणी में उपस्थित 14 तत्व कहलाते हैं। ठीक, रेयर अर्थ तत्व कहलाते हैं ये, रेयर अर्थ तत्व। जो लैंथेनाइट श्रेणी है, लैंथेनाइट श्रेणी में जो 14 तत्व हैं, 14 तत्व क्या कहलाते हैं? रेयर अर्थ तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम। तो यूरेनियम से आगे के तत्व क्या कहलाते हैं? तो यूरेनियम से आगे के जो तत्व हैं वो कहलाते हैं ट्रांस यूरेनियम। क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम। ये आपको ध्यान रखना है। यूरेनियम से आगे के जो तत्व क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप समझ लो, वर्ग फर्स्ट ए की धातुएं क्या कहलाती हैं? तो वर्ग फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं वो कहलाती हैं क्षारीय धातुएं। वर्ग सेकंड ए की जो धातुएं हैं, वर्ग सेकंड ए की धातुएं कहलाती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। वर्ग फर्स्ट ए की धातुएं क्षारीय धातुएं और वर्ग सेकंड ए की धातुएं कहलाती हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु हैं तो क्षारीय धातु देखिए ये दे रखी हैं, ये क्षारीय धातु हैं। ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रोबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये जो है लीना ने की रब से फरियाद, ये ट्रिक है याद करने की, लीना ने की रब से फरियाद। ये है क्षारीय धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये ध्यान रखना है। बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये वाली लाइन। ठीक, नेक्स्ट है आपका, क्षारीय धातुओं में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो क्षारीय धातुओं में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? ये है फ्रांसियम। कौन सा है? ये फ्रांसियम है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है क्लोरीन। क्लोरीन है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो क्लोरीन है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड।
तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है इसका फार्मूला आप समझ लो, दे रखा है, ये दे रखा है देखो, Al2O3 ZnO SnO PbO AH2O3 H2O SnO2, ये सारे के सारे क्या हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्लाइड मैंने तैयार की है, ये जल से संबंधित स्लाइड है, तो यहाँ से भी पेपर में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्लाइड भी आप पढ़ लेना। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी बिल्कुल निःशुल्क। परीक्षा की दृष्टि से देखो समझो, जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को कहते हैं, तो भाई ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को कहते हैं, ये भारी जल कहते हैं D2O। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, D2O। नेक्स्ट है भारी जल की खोज की थी, तो भारी जल की जो खोज की है वो की है यूरे तथा बॉसबॉर्न ने। किसने की है, यूरे तथा बॉसबॉर्न 1932 में। अगला जो है वो है भारी जल का अणुभार होता है, तो भारी जल का अणुभार जो होता है वो 20 होता है। कौन सा पदार्थ जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करता है, देखो यहाँ पे अस्थायी कठोरता की बात कर रहा है, तो हम बात करेंगे कि कौन सा पदार्थ है जो जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करता है, वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये देखो कैल्शियम के हैं और ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, ये जो हैं ये जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है, किसकी उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है, तो जल में स्थायी कठोरता जो उत्पन्न होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्राइड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्थायी कठोरता उत्पन्न करने की बात कर रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न होती है, तो वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता दूर करने की, जो जल है जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है, तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि है वो है परम्यूटिक विधि। कौन सी विधि है, परम्यूटिक विधि। नेक्स्ट है सोडियम जियोलाइड का सूत्र, तो सोडियम जियोलाइड का सूत्र दे रखा है, ये आपको याद करना है, ये सोडियम जियोलाइड का सूत्र है। नेक्स्ट है अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग है, तो भाई अलवण जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग है 0.006%। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।